तो आरएस स्टडी सर्किल में आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर CB यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आज हम चर्चा करेंगे आरएस मुख्य परीक्षा जो आज ख़त्म हुआ है, उसका जो तृतीय प्रश्न पत्र है, उसका जो सेकंड खंड है लोक प्रशासन का, उसमें आए हुए सवालों पर कि उनका आंसर क्या हो, सवाल किस तरह से थे, एग्जैक्टली प्रश्न की डिमांड क्या थी और क्या उसके आंसर में रखा जाना चाहिए। बहुत सारे विद्यार्थियों के भी सवाल थे, सर भी बोल रहे थे, तो उस पर एक वीडियो मैं आपके लिए एक लेक्चर इसके लिए रख रहा हूँ। मित्रों, ये जो सवाल है वो अनुमान आधारित है, अभी RPSC ने अपलोड नहीं किए हैं और सवालों में चूँकि थोड़ा सा भी बदलाव होता है तो प्रश्न की मांग और आंसर में बहुत कुछ बदलाव हो जाता है। इसलिए जो मैं कुछ बता रहा हूँ वो विद्यार्थियों ने जो हमें बताया कि ये क्वेश्चन आया, उनके आधार पे हमने एक क्वेश्चन फ्रेम किया और उसके आधार पे मैं आपको एक आंसर बता रहा हूँ। हो सकता है कि कोई छोटा मोटा वर्ड उसके भीतर अलग हो तो फिर आंसर की जो मांग है, क्वेश्चन की मांग बदल भी सकती है। तो मैं दावा नहीं कर रहा कि एग्जैक्टली इसी तरह का प्रश्न है, लेकिन एक अनुमान आधारित प्रश्न जो हमारे पास में है उसके आधार पे हम आपकी एक मदद कर रहे हैं। पहला एक वीडियो मैंने लगभग 1.25 घंटे का बना दिया था, तो मुझे लगा कि ये कुछ ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो उसी को शॉर्ट करते हुए मैं 20-22 मिनट के भीतर आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या एक मैटर है ये, किस तरह से आंसर इसका होना चाहिए, किस तरह का प्रश्न पत्र है। तो अब की बार मैं बिना समय गंवाए हुए सीधा आपसे कुछ सवाल, जो 15 शब्दों वाले जो सवाल थे वो क्या थे। पहला सवाल है, अजमेर के किन्हीं 2 निदेशालयों व कार्मिक विभागों के नाम बताइए। आपको सीधा नाम लिखना है। निश्चित तौर पर ही ये सवाल जो है कोई ज़रूरी नहीं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की पुस्तकों में मिल जाए। हालांकि हम जो पढ़ाते हैं PG में और UG के भीतर उनमें तो ज़रूर है, लेकिन निदेशालय, कोई भी निदेशालय का जो हेडक्वार्टर होता है वो ज़िलों के भीतर होता ही है। जैसे अजमेर में आयुर्वेदिक निदेशालय है, ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है। इसी तरह से आपका रिक्रूटमेंट एजेंसी RPSC है, या जो रेलवे भर्ती बोर्ड है वो आपको नाम लिखना है। और इसी तरह से दूसरा सवाल है, कॉरपोरेट गवर्नेंस के स्वरूप बताइए। अगर एग्जैक्टली ये है तो मेरी पुस्तक के भीतर, जो मेरी पुस्तक है भी आपने देखा होगा, लोक प्रशासन पे हिंदी और इंग्लिश मीडियम की दोनों पुस्तक मेरी चलती है और बहुत ही शानदार बुक है। शानदार ये नहीं कि मैंने लिखी है, मैंने सच में दिल से लिखी है ये पुस्तकें। और जब आप कभी भी प्रश्न पत्र आया है तो आपको देखना कि एग्जैक्टली जो क्वेश्चन उठ के आते हैं मेरी पुस्तक में से, ऐसे आंसर फ्रेम हुआ मिलेगा आपको। एथिक्स पे भी एक बुक पुरानी है, वो मार्केट में नहीं है, अब नए स्तर पर लेके आएंगे उसको भी। तो कॉरपोरेट गवर्नेंस के स्वरूप बताइए, इसमें 3 शब्द आना जरूरी है। एक, अधिकतम प्रकटीकरण, मतलब मैक्सिमम डिस्क्लोजर, पारदर्शिता और सामूहिकता या एकाधिकार का अंत। क्योंकि कॉरपोरेट गवर्नेंस का मतलब होता है कि जो निजी क्षेत्र है उसके भीतर कैसे उसमें सुधार हो, जिससे कि निवेशक है, कार्मिक है या उपभोक्ता है, उनके हितों को सुरक्षित रखा जाए। तो जो 3 विशेषताएं हम उसमें बताते हैं, मेरी पुस्तक में मिलेगी भी, और मैंने जो वीडियो रिकॉर्ड किया था उसमें भी ये चीज़ है। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि मैंने RS स्टडी सर्किल पे सिर्फ 3 वीडियो डाले थे, जिसमें 65 नंबर में से लगभग 40-45 नंबर के क्वेश्चन एज इट इज पूछे गए हैं। और उसमें भी ग्रेक्यूनोसा वाला सवाल तो कहीं मिलेगा ही नहीं, वो मैंने डिटेल से उसमें बताता हूँ, पूरा खोल के बता रहा होता हूँ। जो भी ये 3 वीडियो देखे होंगे, निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूँ कि वो सामान्य स्टूडेंट्स की तुलना में लगभग 5 से 10 नंबर का लीड तो ज़रूर पक्के तौर पर लेंगे वो बच्चे। तो जो तीसरा क्वेश्चन है वो है, राज्यसभा व लोकसभा के सचिवालयों के पोर्टल पर प्रश्नों के उत्तरों को अपलोड करने की अंतिम जिम्मेदारी किसकी होती है। ये थोड़ा सा वैसे छकाने वाला सही है, वैसे है नहीं इसमें कुछ खास, क्योंकि किसी भी जो संस्था है उसका हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट होता है, हेड ऑफ द इंचार्ज होता है, वो उसकी अंतिम जिम्मेदारी बनती है। जो लोकसभा सचिवालय और राज्यसभा सचिवालय होता है उसका हेड ऑफ द इंचार्ज होता है, वो सेक्रेटरी जनरल होता है, उसको महासचिव बोलते हैं, तो वही उसका अंतिम जिम्मेदार होगा। तो बिल्कुल थोड़ा सा देखने वाली है कि इनका कौन है। जैसे किसी भी सचिवालय का जो मुखिया होता है वो मंत्री होता है, और उसका जो मंत्रालय होता है उसका मुखिया होता है वो सेक्रेटरी होता है। इसी तरह से जैसे लोकसभा सचिवालय का मुखिया राजनीतिक मुखिया होता है वो स्पीकर होता है, और जो प्रशासनिक मुखिया होता है वो सेक्रेटरी जनरल होता है। तो सेक्रेटरी जनरल आपको लिखना है उसके भीतर। राज्य निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य क्या है, अगर ये है तो फिर ये थोड़ा सा छकाने वाला है। अनुच्छेद 243 के और अनुच्छेद 243 जेड
अगर रेफरेंस दे दो तो बहुत अच्छा हो जाता है। मैं राज्य निर्वाचन आयोग के कार्य क्या क्या है उसमें, चूंकि 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत ये जो 2-3 टायर्ड व्यवस्था है, क्योंकि ये लिखने में बड़ा आप गलती करेंगे, मुझे पता है कि स्टूडेंट लिख के आके बड़ा खुश हो रहा होगा। इसमें आपको ये बताना पड़ेगा कि नगरीय निकाय व पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था, या नगरीय निकाय की त्रिस्तरीय व्यवस्था, पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था के अध्यक्ष व सदस्यों का निर्वाचन करवाना, निर्वाचन व आचार संहिता का पालन करवाना, मतदाता सूचियों का निर्माण करना और विवाद निवारण करना, ये 4 महत्वपूर्ण कार्य माने हैं। अगर आपने ऐसा दिया है तो निश्चित तौर पे 2 में से 2 नंबर आ जाएंगे। आपका सब नेशनल गवर्नमेंट क्या है, ये कंसेप्ट है जो हम बताते भी रहते हैं कि सब नेशनल गवर्नमेंट क्या है। जैसे एक केंद्रीय सरकार होती है, केंद्रीय सरकार में हमारे यहाँ तो लोकल गवर्नमेंट है नहीं है, अब लेकिन अमेरिका है, वहाँ लोकल गवर्नमेंट उस तरह से नहीं है। तो वो क्या करती है कि अलग अलग क्षेत्रों की वहाँ लोकल स्तर पर प्रशासन की एजेंसियां हैं, जिनको वो काउंटीज बोलते हैं, स्पेशल पर्पज डिस्ट्रिक्ट्स बोलते हैं। तो उनको वो सब नेशनल गवर्नमेंट है, मतलब एक केंद्रीय सरकार के अधीन। सब नेशनल गवर्नमेंट क्या है, एक केंद्रीय सरकार के अधीन क्षेत्रीय प्रशासन की वो स्थानीय इकाइयाँ जो क्षेत्र विशेष में कार्य करती है और केंद्रीय सरकार के प्रति जिम्मेदार होती है, उसे सब नेशनल गवर्नमेंट कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ जेडीयू को कह सकते हो, हालांकि वो उस तरह से है नहीं, लेकिन एक कंसेप्ट है। दुनिया के भीतर लोकल गवर्नमेंट क्या होता है, तो सब नेशनल गवर्नमेंट का दुनिया के विकसित देशों में अगर आप देखते हो तो सब नेशनल गवर्नमेंट का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के संदर्भ में जो व्यवस्था है वो इस तरह की व्यवस्था है। फिर 50 शब्दों वाले क्वेश्चन में, चूँकि मैंने पिछला वीडियो बना दिया था तो अब मैं उसको उसी में से थोड़ा सा तेज़ी से इनको बताता हूँ इन चीज़ों को, कि महात्मा गांधी द्वारा बताए गए 7 पाप क्या है तथा ये क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए मित्रों, इसका आधा जो क्वेश्चन का हिस्सा है ये प्रश्न पहले भी पूछा गया आरएस के भीतर, और इसी हिस्से में पूछा गया है जो लोक प्रशासन का एक यूनिट है फाउंडेशनल वैल्यूज, और वो एथिक्स में भी कॉमन यूनिट है, तो उधर भी आ जाता है और इधर भी पूछ लिया जाता है, दोनों में से कहीं भी पूछ लेते हैं। तो 7 पाप क्या है, ये तो ज़्यादातर विद्यार्थियों को रटे रटाए है, क्योंकि पहले भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। जैसे बहुत तेज़ी से अगर आप देखना चाहो तो आप जानते हो, ये परिश्रम रहित धनोपार्जन, सिद्धांत रहित राजनीति, विवेक रहित सुख, चरित्र रहित ज्ञान, सदाचार रहित व्यापार, आपका मानवता रहित विज्ञान और त्याग रहित उपासना, ये 7 पाप बताए हैं। लेकिन इसका इम्पोर्टेंट पार्ट है आंसर का, वो ये है कि ये क्यों महत्वपूर्ण है। ये हिस्सा ज़्यादातर विद्यार्थियों के लिए शायद मुझे लगता है कि वो इस हिस्से में जो भी जोड़ तोड़ लगाया होगा वो इस हिस्से में लगाते हैं। तो क्यों महत्वपूर्ण है, इसमें 2-3 पॉइंटों को आपको ध्यान रखना था। गांधी के साधन साध्य मॉडल में साध्य की तुलना में साधन की पवित्रता पर अधिक बल देते हैं। 7 पाप की यह अवधारणा भी साधन की पवित्रता को सुनिश्चित करती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर परिश्रम रहित धनोपार्जन, तो परिश्रम रहित धनोपार्जन ये पाप है, परिश्रम रहित ये जो है ना ये साधन है, और धनोपार्जन ये साध्य है। तो गांधी के 7 पापों में साधन की पवित्रता पर विशेष ध्यान दिया गया। इससे समाज के विभिन्न क्षेत्र जैसे व्यापार है या दूसरे क्षेत्र है, राजनीति और प्रशासन के क्षेत्रों में नैतिक मूल्य सुनिश्चित होते हैं। प्रशासन में भी है, क्योंकि आपका लोक प्रशासन का पेपर है तो प्रशासन से जोड़ना है, प्रशासन में भी इसके माध्यम से सुशासन सुनिश्चित होता है, क्योंकि प्रशासन में नैतिक मूल्य आएंगे तो क्या होता है, गुड गवर्नेंस। तो इस तरह से आपको जो सेकंड वाला पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन का आधा हिस्सा एक देना है, आधा हिस्सा दूसरा देना है। फिर मुख्यमंत्री के कर्तव्य बताइए और कौन सा कर्तव्य उसे शासन का प्रमुख बनाता है, रेखांकित कीजिए। अगर एग्जैक्टली 50 शब्दों में दोनों चीज़ें आ जाए, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो आपको बहुत छोटे छोटे लिखने हैं। अगर 50 शब्द में आते हैं तो मुख्यमंत्री के कर्तव्य क्या है, तो नंबर 1 आपको आंसर को 2 भागों में बांट लीजिए। पहला भाग में मतलब लाइन खींच के ज़्यादा देंगे आंसर तो ज़्यादा ठीक आंसर डिजाइन होगा। तो पहला भाग में आप बताएंगे कि मुख्यमंत्री के कर्तव्य नंबर 1 मंत्री परिषद के संबंध में, और उसको संक्षिप्त तो बहुत पॉइंट वाइज लिखे कि क्या क्या मंत्री परिषद के संबंध में। तो कोमा लगाते हुए लिख सकते हो कि मंत्रियों की नियुक्ति, मंत्रियों की पद मुक्ति, कार्य आवंटन मंत्रियों का, और उनके भीतर समन्वय, ये जैसे 4 पॉइंट लिख दिए। दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे, वो लिखेंगे कि
उनका राज्यपाल के संबंध में तो अनुच्छेद 167 के जो पॉइंट है छोटा सा देना है कि राजनीतिक और प्रशासनिक मामलों की सलाह देना, और जो एक आपने देखा होगा कि वो विषय को रखवाता है, वो देव तो देव नहीं, इतना सा ही देना होगा। तीसरा है कि विधानमंडल के संदर्भ में उसकी भूमिका, नीति का एजेंडा रखना और प्रतिपक्ष के प्रश्नों का जवाब देना, और लोकसभा में विधानसभा में विश्वास बनाए रखना। ये आप 3 पॉइंट, अन्य भूमिका को लिखने की शायद यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इम्पोर्टेंट है, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि अगर ये सवाल इस तरह से पूछा गया है, और हो सकता है कि इस तरह से हो कि मुख्यमंत्री के कर्तव्य में से कौन सा कर्तव्य उसको शासन का प्रमुख बनाता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप बताएंगे कि उपरोक्त तीनों में से मुख्यमंत्री की मंत्रिपरिषद के संदर्भ में जो भूमिका है वो शासन के मुखिया के तौर पर उसको बनाती है, क्योंकि उसके फिर 4 कारण देने होंगे आपको। नंबर 1, क्योंकि वह मंत्रियों की नियुक्ति करता है, क्योंकि वह मंत्रियों की नियुक्ति की सिफारिश करता है, वह किसी भी मंत्री से त्यागपत्र मांग सकता है अथवा राज्यपाल से हटाने की सिफारिश कर सकता है। दूसरा कारण। तीसरा कारण जो है आप बताएंगे, वो बताएंगे कि वह स्वयं त्यागपत्र देके मंत्रिपरिषद को भंग कर सकता है, ये तीसरा कारण है। और चौथा कारण, विभागों का आवंटन करता है, किसको कौन सा विभाग मिलेगा, नहीं है मंत्रालय मत लिख देना, क्योंकि मंत्रालय केंद्र के भीतर होती है। 4 कारण बताएंगे। उपरोक्त 4 कारणों से या उपरोक्त 4 अवस्थाओं के कारण मुख्यमंत्री समानों में प्रथम होते हुए भी शासन का प्रमुख बन जाता है। ऐसे इसका आंसर लिख देंगे तो बिल्कुल एग्जैक्टली 5 में से 5 या 4.5 नंबर आपको मिल जाएंगे। इसी तरह से वैधता, लिजिटिमेसी की अवधारणा को समझाइए। ये मेरी बुक के भीतर बड़ा अच्छे से मैंने इसको बता रखा, और इतना ही बता रखा है, मैंने पहले भी बताया, इसमें 50 शब्दों से ज़्यादा नहीं पूछेंगे। तो 3, 4, 5 पॉइंट आपको पता होना चाहिए। नंबर 1 तो वैधता क्या है। नंबर 2, वैधता सत्ता और शक्ति को जोड़ती है, वो वाला पॉइंट। नंबर 3, वैधता की जो प्रकार है वेबर ने, वो बता देंगे। तो बिल्कुल आपको स्पष्ट तरीके से बताना है कि वैधता क्या है। नंबर 1, स्वीकारोक्ति। वैधता मतलब एक्सेप्टेंस, स्वीकारोक्ति। तो सरकार की शक्ति या आदेशों की नहीं है, सरकार का वह अधिकार या शक्ति या आदेश जिसको नागरिक स्वीकारोक्ति प्रदान करता है, वैधता कहलाती है। तो वो स्वीकारोक्ति क्या है, वैधता है। दूसरा, वैधता सरकार की बुनियाद है, और तानाशाही सरकारों में भी वैधता का होना जरूरी है। तानाशाही सरकार भी बिना वैधता के काम नहीं कर सकती, तो एक सरकार की बुनियाद होती है वैधता। और तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, शक्ति प्लस वैधता बराबर सत्ता, मतलब शक्ति और सत्ता दोनों को जोड़ने की कड़ी का काम करता है, जो हम जनरली बताते हैं। और चौथा पॉइंट, मैक्स वेबर के अनुसार वैधता 3 प्रकार की, ट्रेडिशनल, करिज्मेटिक और लीगल रैशनल, वैध तार्किक सत्ता। ये 4 पॉइंट बता देंगे। पॉइंट वाइज आंसर देंगे, ज़्यादा ठीक होगा। 5 में से 5 मार्क्स कैसे आते हैं, इस तरह से आप पॉइंट वाइज आंसर रख देंगे। इस तरह से फिर परिवर्तन का प्रबंधन की विशेषताएं क्या है, ये एक क्वेश्चन है। ये मैंने वीडियो मेरा आप देखेंगे तो मैंने बहुत अच्छे से इसको बता रखा है, जो मैंने 3 ही वीडियो डाले थे, जिसमें एक परिवर्तन का प्रबंधन बहुत डिटेल से मैं उसको बता रहा होता हूँ, और उसमें विशेषताएं बताई है परिवर्तन का प्रबंधन क्या होता है। तो उसकी विशेषताओं में एग्जैक्ट मेरे अगर YouTube के वीडियो में जाके देखेंगे RS स्टडी सर्किल में तो मिलेगा आपको, या मेरी पुस्तक में जाके देखेंगे, मेरी पुस्तक का पेज नंबर तक भी मैं बता सकता हूँ कि अगर आप पेज नंबर हिंदी वाले में 158 पे अगर आप देखेंगे तो आपको 6 पॉइंट मैंने लिखवा रखे हैं। क्या पॉइंट है? नंबर 1, परिवर्तन का प्रबंधन क्या है, विशेषता ये संगठन की सतत और अमूर्त प्रक्रिया, मतलब हमेशा चलती रहती है। परिवर्तन एक ऐसी चीज है जो कभी नहीं बदलता, मैंने बताया, बहुत अच्छे से समझा है। नंबर 1 पॉइंट। दूसरा, इसका संबंध नियोजन से है। नंबर 3, ये जानबूझकर की जाने वाली गतिविधि है, जानबूझकर व दबावपूर्ण, ये तीसरा पॉइंट। नंबर 4, इसमें होता क्या है, संगठन की संरचना, प्रक्रिया, व्यवहार और तकनीक, 4 शब्द जोड़ते हैं। संरचना, व्यवहार, मैंने कई बार पहले भी बताया, RS एक ऐसी एग्जाम है जिसमें एक शब्द पे आपका कमांड होना चाहिए। संगठन की संरचना, प्रक्रिया, व्यवहार और तकनीक नहीं है, तकनीक में परिस्थिति अनुसार जो बदलाव किया जाता है, नहीं है, ये चौथा पॉइंट है। नंबर 5, इसका संबंध दक्षता और प्रभावशीलता से है। और नंबर 6, परिवर्तन के प्रबंधन से एक चीज हमेशा
जुड़ी रहती है हमेशा, उसका सह अस्तित्व होता है जिसका नाम होता है परिवर्तन का प्रतिरोध। तो इसके सह अस्तित्व के रूप में परिवर्तन का प्रतिरोध होता है जिसे कम करने का प्रयास किया जाता है। ये 6 पॉइंट आप रख देंगे तो आपके नंबर आ जाएंगे, 5 में से 5 नंबर आ जाएंगे। परिवर्तन के प्रबंधन की विशेषताएं, केवल विशेषताएं लिखने, कुछ घुमाना पुराना था ही नहीं उसके भीतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 315 के अंतर्गत राज्य लोक सेवा आयोग की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। यहाँ इस सवाल को अगर आप देखेंगे तो इस सवाल में थोड़ा ट्विस्ट है। देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग नहीं पूछा, अब 315 के अकॉर्डिंग राज्य लोक सेवा आयोग की प्रक्रिया, तो अनुच्छेद 315 में जो चीज दी हुई है उससे बाहर अगर आपने कुछ भी लिख दिया तो नंबर कटेंगे और यही गलती करेंगे। मुझे पता है ये स्टूडेंट क्या क्या लिख रहा होगा, 50% संख्या ये चाहिए जिनको 10 साल का अनुभव होगा, नियुक्तियाँ ऐसी होती है, फला होती है, पूरा डिटेल कहानी लिख दी होगी। लेकिन अनुच्छेद 315 में सिर्फ 3 बातें हैं राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में। नंबर 1, प्रत्येक राज्य का एक राज्य लोक सेवा आयोग होगा। नंबर 2, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग होगा, ये भी इसी के संदर्भ में आएगा। अब संयुक्त लोक सेवा आयोग की प्रक्रिया बता रखी है इसमें, राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव पर संसद द्वारा इसका गठन होगा, ये दूसरा पॉइंट। और नंबर तीसरा पॉइंट ये भी है क्या? बिल्कुल ये भी है। जो तीसरा पॉइंट होगा वो ये है कि राज्यपाल के सिफारिश, राज्यपाल की रिक्वेस्ट, सिफारिश नहीं, राज्यपाल की रिक्वेस्ट और राष्ट्रपति के अनुमोदन के उपरांत संघ लोक सेवा आयोग किन्हीं या सभी किसी राज्य की किन्हीं या सभी लोक सेवाओं की भर्ती परीक्षाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। तो ये 3 पॉइंट जो है वो देने हैं। अगर एग्जैक्टली सवाल के भीतर 315 लिखा हुआ है और उसके अकॉर्डिंग पूछा है, और अगर ऐसे थोड़ा सा अगर बदलाव होता तो फिर मुझे बताना पड़ेगा और देखना पड़ेगा, फिर उसके अनुसार मैं देखूंगा, उसी के अकॉर्डिंग बताऊंगा। और अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन 100 शब्दों वाली जो है उसमें से ये सवाल तो गजब का हो गया। ये सवाल तो वो है जो मित्रों मैंने मेरे वीडियो के भीतर मैं बहुत डिटेल से बता रहा होता हूँ, और जब मैं बताता हूँ तो पुस्तकों में भी नहीं होता, इतना डिटेल से इस फॉर्मूले को खोल के बताता हूँ। और आप देखेंगे कि जो सवाल पूछा वो फॉर्मूला उसी तरह से खोल करके पूछ लिया गया जो पुस्तकों में नहीं है, या तो मेरी पुस्तक के भीतर है या मैंने वीडियो के भीतर इसको डिटेल से खोलता हूँ और उसी तरह से आपको समझाना है। चूँकि पूरा 1 पेज लिखना है तो ऐसा तो है नहीं कि इसको शॉर्ट में चीज़ें होगी। क्या क्या चीज़ें होगी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। नियंत्रण के क्षेत्र में ग्रेक्यूनोसा के फॉर्मूले का वर्णन करो, फॉर्मूले का वर्णन करवाया है, आप ध्यान दीजिए, फॉर्मूले का वर्णन है। और अगर संबंध की संख्या 5 है तो गणितीय सूत्र बताना है। तो आपको क्या बताना है, थोड़ा सा आपको बताना है कि ग्रेक्यूनोसा नियंत्रण के क्षेत्र को ध्यान का क्षेत्र कहता है। अपनी पुस्तक 1933 में उनके द्वारा लिखे गए लेख संगठन और संगठन में संबंध में इसकी बात कही है। इतना बता दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि अधीनस्थों की संख्या गणितीय रूप से बढ़ती है तो संबंधों की संख्या को घातांकीय रूप से बढ़ती है। ये शुरुआती पार्ट में आ गया। फिर आप बताएंगे ग्रेक्यूनोसा के अनुसार संगठन में 3 प्रकार के संबंध होते हैं। उन संबंधों का विवरण मैं डिटेल से उस वीडियो में बता रहा होता हूँ, और वो वीडियो देखिए जाके आज। अगर आपको आज ही समझना है तो RS स्टडी सर्किल में जो संगठन के सिद्धांतों वाला जो वीडियो लेक्चर है उसमें जाके देखिए आप इसमें, और उसमें देखेंगे कि संबंध 3 प्रकार के होते हैं। प्रत्यक्ष एकल संबंध, प्रति संबंध मतलब क्रॉस रिलेशन, और प्रत्यक्ष समूह संबंध। जहां n संबंधों की संख्या है तो प्रत्यक्ष एकल संबंध होते हैं n, प्रत्यक्ष क्रॉस रिलेशन होते हैं n(n-1), और प्रत्यक्ष समूह संबंध होते हैं n2 की घात n-1 ये पूरा का पूरा फॉर्मूला है। और उसके आधार पे मैं डिटेल से जो समझाया हूँ उस वीडियो में जाके समझिए। मुझे यहाँ इस आंसर के डिटेल में जाऊँगा तो पूरा 1 घंटे का लेक्चर इसी में चला जाएगा। लेकिन इसमें ज़रूर आप बताएंगे कि अगर n बराबर 5 हो तो क्या हो। n बराबर 5 हो तो प्रत्यक्ष एकल संबंध 5 होंगे, n बराबर 5 होंगे तो ये मैंने निकाल के दिखाया है, प्रत्यक्ष क्रॉस रिलेशन 20 होंगे, n बराबर 5 है तो प्रत्यक्ष समूह संबंध मतलब डायरेक्ट ग्रुप रिलेशन 75 होंगे। और इस तरह से 75 + 20 + 5 बराबर 100, और टोटल जो फाइनल हम फॉर्मूला निकालते हैं इन तीनों को जोड़ करके वो फॉर्मूला ये निकलता है। और इस फॉर्मूले को डायरेक्ट भी लगाते हैं तो टोटल संबंध कितने आ जाते हैं, 100। और डिटेल कहाँ देखेंगे आप, मेरे उस वीडियो में जाकर देखिएगा, नहीं है। और सर से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिए, इसी तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य के बनाम विशेष्य के विवाद क्या है, विवाद के बिंदुओं को लिखिए और फर्स्ट ARC के द्वारा इस संबंध में क्या सिफारिशें दी गई है। बिल्कुल एक ऐसा सवाल जिसका प्रिडिक्शन इस बार लगभग 100% था।
मुझे पहले से ये, मैं जब ये लेक्चर ले रहा था आपका, जो मैंने एक रिवीजन क्लासेज के भीतर लेक्चर लिया था, बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि इस बार ये सवाल आने की संभावना अधिकतम है। और सवाल आ गया। वैसे तो आरएस में कोई प्रिडिक्शन नहीं, लेकिन फिर भी लगातार अगर किसी सब्जेक्ट के संपर्क में रहते हो तो अनुमान लग जाता है। उस वीडियो में मैंने बहुत डिटेल से जनरलिस्ट वर्सेज स्पेशलिस्ट को समझाया कि व्हाट इज जनरलिस्ट, व्हाट इज स्पेशलिस्ट, और इंडिया में जनरलिस्ट वर्सेज स्पेशलिस्ट क्या है, नहीं है, और इनके पक्ष में और विपक्ष में तर्क वितर्क क्या, और फर्स्ट ईआरसी की रिकमेंडेशन क्या है। फुलटन कमेटी की रिकमेंडेशन भी हम कुछ डालते हैं उसके भीतर, जो ब्रिटेन की कमेटी थी। लेकिन यहाँ पे इस पर क्या होगा, यहाँ पे क्वेश्चन का शुरुआती हिस्से में जनरलिस्ट और स्पेशलिस्ट क्या है ये मीनिंग बता देंगे आप, और ये मीनिंग अर्थ जो है कोई ज़्यादा नहीं, 15 से लेके 25 शब्दों के बीच में आप वर्ड के भीतर इसको ख़त्म कर देंगे कि व्हाट इज जनरलिस्ट, व्हाट इज स्पेशलिस्ट, बिल्कुल एक ही लाइन में ख़त्म कर देंगे। मतलब एक लाइन मतलब एक पैराग्राफ के भीतर, 3 लाइनों के भीतर। दूसरा है कि विवाद के मुख्य बिंदुओं को लिखेंगे। विवाद के मुख्य बिंदु क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें आप क्या चीज़ देंगे। 5-6 पॉइंट में बहुत स्पष्ट तरीके से बताता हूँ इसके भीतर कि आपको लिखना क्या होता है। 5-6 पॉइंटों में पहला पॉइंट जो होता है वो होता है नंबर 1, सामान्य की बेहतर वेतन, भत्ते, सेवा शर्तें और पदोन्नति। 3-4 पॉइंटों को मिलाकर के एक पॉइंट आप कर सकते हो। ये पहला पॉइंट हम लिखते हैं। दूसरा पॉइंट हम बताते हैं इंटर ऑर्गेनाइजेशनल मूवमेंट, अंतर संगठनिक गतिशीलता सामान्य की बेहतर होती है, इसका विशेषज्ञ विरोध करते हैं, तो हम ये एक पॉइंट हम इसमें रखते हैं। तीसरा पॉइंट हम लिखते हैं कि कलेक्टर का पद, ये सामान्य का होता है, ये विवाद का कारण है, इसकी जो पोजीशन है वो विवाद का कारण है। चौथा कारण लिखते हैं कि सामान्य जो है वो पॉलिटिकल क्लास के ज़्यादा मतलब सानिध्य में होती है, उनको एक तरह से ज़्यादा संरक्षण मिलता है, हमें इसके उनके ज़्यादा नज़दीक होती है, तो एक चौथा पॉइंट ये लिखेंगे। नीति निर्धारण में सामान्यों का वर्चस्व, जो कार्यप्रक क्षेत्र है, जो विशेषज्ञ क्षेत्र है, उनमें भी सामान्यों का वर्चस्व या सामान्यों का हस्तक्षेप आने लग गया, या विशेषज्ञों की सलाह की अनदेखी। ये 6 प्रमुख कारण हम बताते हैं कि विवाद के क्या कारण है। फिर शॉर्ट में अगर ये क्वेश्चन इसी तरह थे, शॉर्ट में एक चार्ट बनाएंगे जिसमें 3-3 4-4 कारण लिखेंगे कि सामान्य के पक्ष में और विशेषज्ञ के पक्ष में तर्क क्या है। ऐसे मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो लगभग आपका ये जो पार्ट हो गया, अगर पूरा पेज है तो पूरे पेज का 2/3 हिस्सा यहाँ तक हो जाएगा। अब डायरेक्ट लिखेंगे फर्स्ट ईआरसी की रिकमेंडेशन क्या है, जो मेरी बुक में एज इट इज ही देखोगे। अगर मेरी बुक का पेज नंबर अगर आप देखेंगे 184 से 187 पेज पर आप सेकंड ईआरसी की रिकमेंडेशन को देख रहे होंगे आप, सॉरी फर्स्ट ईआरसी की रिकमेंडेशन को। क्या क्या रिकमेंडेशन है आप देख लेना, चेक कर लेना। मैं 3-4 रिकमेंडेशन बता देता हूँ और अपने आंसर को थोड़ा सा मिला के देख सकते हो, क्योंकि आपकी अभी धड़कनी यही हो रही है कि मेरा कितना ठीक हुआ कितना ठीक नहीं हुआ। तो 3-4 चीज़ें हैं वो देखना। नंबर 1 जो पहली रिकमेंडेशन की वो है कि कार्यप्रक क्षेत्र को अलग किया जाना चाहिए, जिसमें भू राजस्व और विनियामक क्षेत्र और जिसमें केवल और केवल सामान्यों की नियुक्ति हो। ये पहली रिकमेंडेशन थी। दूसरी रिकमेंडेशन थी वो ये थी कि लोक सेवाओं को 2 भागों में बांटा जाना चाहिए, कार्य क्षेत्र से जुड़ी हुई और मुख्यालय से जुड़ी हुई। ये दूसरी रिकमेंडेशन है। तीसरी रिकमेंडेशन फर्स्ट ईआरसी की थी वो ये थी कि प्रबंधन से जुड़े हुए ऐसे पद जिसमें विशेष विशेषज्ञता की आवश्यकता हो, वो विशेषज्ञों की ही नियुक्ति हो। मतलब जैसे मान लीजिए कि डॉक्टरी, आप चिकित्सा सचिव, तो ये चूंकि इसमें विशेष विशेषज्ञता की जरूरत होगी तो ये विशेषज्ञ ही नियुक्त होना चाहिए, विशेषज्ञ से ही जाना चाहिए। तीसरे रिकमेंडेशन। चौथी है लोक सेवाओं का व्यावसायीकरण। 5वां है तर्कसंगत वेतन ढांचा। और छठी जो बात कही है वो है कि लोक उपक्रमों के जो निदेशक या जो अध्यक्ष है, प्रबंधक निदेशक या अध्यक्ष है, वो जनरलिस्ट की नियुक्ति बंद की कर देनी चाहिए। ये 6 रिकमेंडेशन उन्होंने प्रमुखता से दी थी। ये 6 रिकमेंडेशन या कोई 5 रिकमेंडेशन आप लिख देंगे तो आपका 10 में से लगभग 9, 9.5, 10 में से 10 तक भी मार्क्स देखे हैं मैंने, आ जाएंगे। बहुत अच्छा वाला आंसर डिजाइन है। ज़्यादा डिटेल देखना चाहो तो आप मेरा वीडियो देखिए, बहुत शानदार तरीके से मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, जनरलिस्ट वर्सेज स्पेशलिस्ट के क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि भारत में ये विवाद आईएएस बनाम नॉन आईएएस में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ जनरलिस्ट का मतलब होता है आईएएस प्रशासनिक सेवा, और विशेषलिस्ट का मतलब बाकी सारी सेवाएं होती है। तो ये पॉइंट आपको शुरुआत में जो सेकंड पैराग्राफ होगा वहीं पे डाल देना होगा। और लास्ट में है प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ये लास्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का प्रिडिक्शन भी लगभग लग गया था। मैं अगला वीडियो यही बनाने वाला था, लेकिन
प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण बिल्कुल सिंपल है। इसमें 3-4 चीज़ें आपको बतानी है। न्यायिक नियंत्रण की आवश्यकता क्यों है? नहीं है, नागरिक अधिकारों का संरक्षण, सत्ता के निरंकुश प्रयोग पर अंकुश लगाना, ये मतलब क्यों जरूरी है ये। फिर न्यायिक नियंत्रण के साधन क्या है, जिसमें आप सरकार के विरुद्ध अपील, अधिकारियों के विरुद्ध अपील, जो रिट जारी करना, न्यायिक पुनरावलोकन। रिट जारी करने में 5 रिटों की सिर्फ नाम लिखने, डिटेल नहीं लिखना है। आप जानते हो, बंदी प्रतीक्षा, हैबियस कार्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सेरेटरी और आपका को वारंटो, 5 रिट बतानी है। इंपॉर्टेंट चीज है आलोचनात्मक परीक्षण। आलोचनात्मक परीक्षण में जो आलोचना के पॉइंट है वो आपको बताना है। नंबर 1 पॉइंट, न्याय की व्यवस्था, जो भारत की न्यायिक व्यवस्था लंबी, खर्चीली, बहुत महंगी होती है। पोस्टमार्टम होता है, पोस्टमार्टम जैसी होती है, मतलब प्रशासन में गड़बड़ी रोकने में इसका योगदान नहीं होता, होने के बाद में पोस्टमार्टम करते रहते हैं। इन्वेस्टिगेशन सिस्टम पर डिपेंड है और इन्वेस्टिगेशन सिस्टम बिल्कुल सड़ा हुआ है। इसी तरह से आप बता सकते हो कि जो प्रशासन के जो तकनीकी क्षेत्र है, तकनीकी शब्दावलियों को न्यायाधीश नहीं समझ पाता है। बहुत सारे क्षेत्र इससे बाहर है। जिला न्यायालयों को रिट जारी करने का अधिकार नहीं है, जबकि जिला स्तर पर ही सबसे ज़्यादा वाद विवाद आते हैं। और फिर कुछ सजेशन के साथ में इसका आंसर का क्या कर देना, एंड कर देना। तो मैंने थोड़ा सा फास्ट लिया है, आपको थोड़ा सा एक ट्रिक बताया कि अल्टीमेट इंटरनल कंटेंट क्या है, और जो डिटेल वीडियो है लगभग 1.5 घंटे का, वो भी मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। तो अभी तो मैंने आपको एक समरी दी है कि आखिर इन क्वेश्चन के भीतर के कंटेंट क्या है। मेरी प्रतिक्रिया क्या है, मुझे लगता है क्वेश्चन अब पॉइंट के सब पॉइंट से आने लगे। बड़े जो क्वेश्चन है वो मेरी प्रेडिक्टेबल, जो मैंने जो प्रेडिक्शन लगाया वही क्वेश्चन है। 50 शब्दों वाले में मुझे कुछ भी अटपटा नहीं लग रहा, बिल्कुल सामान्य से हैं। 2 नंबर वाले क्वेश्चन है, उसमें से कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़ा सा छकाते हैं। बाकी ओवरऑल 65 नंबर में से 55 नंबर आराम से लाए जा सकते हैं और आएंगे भी। और इस बार 3rd पेपर में जो अच्छा स्कोर, जो ठीक अच्छा स्कोर है, 110, 15, 20 तक का स्कोर होना मुझे नहीं लगता कोई बहुत मुश्किल होगा। कट ऑफ कंपेरेटिवली मुझे लगता है थोड़ी सी अपर जा सकती है। चलिए हम फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।